So now a new topic, equality before law. Equality मतलब समानता, वो तो सबको पता है what is equality. In earlier times, law in India differed from place to place. तो मैंने अभी पहले बोला, अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि पहले इंडिया में कोर्ट्स वगैरह नहीं होते थे, राजा के हिसाब से न्याय होता था। और फिर क्या होता है कि हर जगह का अलग अलग राजा होता है, तो इसलिए लॉ भी उसके उस राजा के रूल्स और रेगुलेशंस भी अलग अलग होते थे। तो पहले लॉ कैसा था इंडिया में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग था। जैसे कि आज अगर हम देखें तो अगर एक लॉ है तो पूरे इंडिया में वो सेम लॉ है, चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, आपको वो लॉ फॉलो करना ही है। लॉ जो है वो पूरे इंडियंस के लिए, पूरे इंडिया के लिए एक ही है, वैसे पहले नहीं होता था। देयर वॉज डिफरेंस इन जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म। और क्या होता था कि फिर कभी कभी कास्ट को लेकर भी न्याय होता था, तो ज़रूरी नहीं था कि सबको न्याय मिले, कभी कभी अन्याय भी हो जाता था। अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मैक्यूले, a committee was set up to create the code of law. The Indian Penal Code was enforced all over British India with British principles of equality before law. तो ये जो सारे चेंजेस आए वो ब्रिटिशर्स ने लाए, जो उनके यहाँ पे इंग्लैंड में होते थे, सेम उन्होंने इंडिया में भी इक्वालिटी बिफोर लॉ को इंट्रोड्यूस किया। बट देर वर सम डिफेक्ट्स इन इट, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। देर वर सेपरेट कोड्स एंड डिफरेंट लॉज ऑफ द यूरोपियंस. न्यू लॉज वर डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल. Legal cases became an expensive affair for the community and the cases remained pending for years together. जो आज भी होता है। क्या होता था, हम कॉमन लोगों के लिए वो उनका अचानक से ऐसा न्यू जुडिशियल सिस्टम लाना थोड़ा हमारे समझ के बाहर होता था, और वो बहुत महंगा भी जाने लगा, क्योंकि वकील की फीस वो सब सारा एक्सपेंसिव भी हो गया वो। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। अभी इकोनॉमी मतलब मैंने पहले ही बोला है, पैसे से जुड़े, तो पैसे से जुड़े भी उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई, वो क्या है वो देखेंगे। सिंस एंशियंट टाइम्स देयर वर इन्वेजन्स इन इंडिया। इन्वेजन मतलब बाहर की पावर्स आकर हमारे देश में सत्ता चलाना, राज करना, उसको इन्वेजन बोलते। तो पहले से ही अलग अलग इन्वेजन्स इंडिया पे होते रहे, कभी मुगलों के, हाँ, कभी ब्रिटिश, पोर्चुगीज, डच, हाँ, तो ऐसे बाहर से फॉरेन पावर्स इन्वेड इंडिया को करते ही आ रहे हैं पहले से। Many invaders settled in India and were observed in Indian culture. बहुत सारे इंडियन इन्वेडर्स क्या हो गए, इंडिया में ही सेटल हो गए, और हमारे इंडियन कल्चर को उन्होंने पूरी तरीके से अपना बना लिया। Even though they ruled here, they never made any changes in the basic Indian economic system. British was an exception. तो वो यहाँ पे आए, उन्होंने राज्य किया। कौन? ब्रिटिशर्स नहीं, ब्रिटिशर्स के अलावा कई सारे बाकी जो आए, जैसे कि मुगल, डच, पोर्चुगीज, तो उन्होंने यहाँ पे आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी भी इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं की। उन्होंने जो हमारी इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी थी उसको ही अपनाया था। लेकिन ये ब्रिटिशर्स जो थे, ये पहले ऐसे थे जिन्होंने इंडिया के इकोनॉमी को ही बदलने की कोशिश की। ये पहले ऐसे थे जिन्होंने इंडिया के इकोनॉमिक पॉलिसीज को बदला। इंग्लैंड वॉज अ मॉडर्न नेशन। और तभी इंडिया जो था वो बिल्कुल मॉडर्न नहीं था, राजा प्रजा वो सब उस टाइप ट्रेडिशनल टिपिकल वैसा देश था। मॉडर्नाइजेशन का एम भी तभी इंडिया में बिल्कुल भी नहीं था। पर उसके कंपैरिजन में इंग्लैंड जो था वो बहुत ही एडवांस्ड और बहुत ही मॉडर्न कंट्री था उस वक्त एज कंपेयर टू इंडिया।
Due to industrial revolution, capitalist economy prevailed. Hence, they inculcated an economic system in India which was conducive to economic system in England. Due to this, Britishers gained economic benefit, but India started facing economic exploitation. और जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लाई, उसकी वजह से ब्रिटिशर्स और इंग्लैंड को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन हमें उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ. इनफैक्ट हमारा सारा नुकसान ही हुआ, क्योंकि यहाँ से सारा पैसा इंग्लैंड में जाता था. लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, रेवेन्यू मतलब टैक्स. अभी लैंड के टैक्स की पॉलिसी क्या है वो देखेंगे. बिफोर द ब्रिटिश रूल, द विलेज इकोनॉमिक सिस्टम वॉज सेल्फ सफिशिएंट. दो एग्रीकल्चर and related services, the needs of the villagers were fulfilled in the village itself. Land revenue was the main source of income of the state. During the pre-British period, revenue was based on the type of cultivated crop. The farmers were exempted from taxation in case of loss of crops. Revenue was mainly collected in the form of grains. Even in case of late payment of tax, the farmer's land was not confiscated. तो ब्रिटिश के पहले क्या होता था, ब्रिटिश के पहले भी हमारे इंडिया में रेवेन्यू सिस्टम था, मतलब टैक्स सिस्टम था. लेकिन कैसे था कि वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था और फार्मर पे डिपेंड करता था कि कौन से फार्मर से कितना रेवेन्यू लेना है. ओके, तो अगर कोई फार्मर है, उसकी फसल बहुत ज़्यादा आई है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो फिर उससे रेवेन्यू भी क्या करते थे, थोड़ा ज़्यादा लेते थे. अगर कोई फार्मर है, उसका कोई नुकसान हो गया है, बारिश नहीं आई, उसके वजह से उसके क्रॉप्स को नुकसान हो गया, उसकी फसल ही नहीं उगी, तो फिर क्या उस फार्मर से कोई रेवेन्यू नहीं लेते था या फिर बहुत कम रेवेन्यू ली जाती थी. ऐसा था, मतलब कोई अन्याय नहीं होता था फार्मर्स पे. और ज़्यादा कर रेवेन्यू कैसे लेते थे, पैसों में नहीं, लेकिन अनाज के तौर पे. जिसके हमने देखा ना, बलूटा सिस्टम जो था कि टैक्स के रूप में फार्मर्स उनके खेती का एक हिस्सा, अनाज का एक हिस्सा दिया करते थे, कुछ भी जो भी उनके खेत में उगता था. वैसे ये सब कब होता था, ब्रिटिश के पहले. और अगर कोई फार्मर को कभी रेवेन्यू देने में लेट हुआ या वो नहीं दे पाया, तो उससे उसकी ज़मीन वगैरह छीनी नहीं जाती थी बिल्कुल भी. ऐसा अन्याय उस पर नहीं करते थे जब तक हमारे इंडिया में ब्रिटिश नहीं थे. लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आए, टू इंक्रीज इनकम, द ब्रिटिश मेड इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन द रेवेन्यू सिस्टम. और इनकम बढ़ाने के लिए फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये रेवेन्यू सिस्टम जो था उसमें चेंज लाया. क्या चेंज लाया, लैंड वॉज मेजर्ड एज पर द एरिया ऑफ द लैंड, द टैक्स वॉज फिक्स्ड. उन्होंने क्या किया कि जो फार्मर्स है उनका जितना जितना ज़मीन है उसका मेजरमेंट लिया और उस हिसाब से उनको टैक्सेस लगाए कि जिसकी ज़मीन ज़्यादा उसको ज़्यादा टैक्स और जिसकी ज़मीन कम उसको कम टैक्स. ऐसे इस हिसाब से उन्होंने टैक्सेस शुरू किए. लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि ज़मीन पे कुछ भी निर्भर नहीं करता है. अगर एक फार्मर के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है लेकिन उस साल बारिश ही नहीं आई, उसकी फसल ही नहीं उगी, तो ज़मीन का क्या फ़ायदा है. तो जो पहले की इंडिया की सिस्टम थी वो सही थी, लेकिन ये ब्रिटिशर्स को ज़्यादा पैसे चाहिए थे, इसलिए उन्होंने ऐसे गंदे चेंजेस किए. पेमेंट ऑफ टैक्स वॉज मेड कंपल्सरी इन द फॉर्म ऑफ कैश. और पहले जो हमारे यहाँ पे लाइक पैसे नहीं लेते थे, अनाज लेते थे फार्मर से, वो उनका टैक्स होता था. तो उन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको चेंज किया और उसको पैसे में बदला. मतलब टैक्स अगर अभी रेवेन्यू देना है तो ग्रेन्स या फिर कोई जो फसल उनके खेतों में उगती है वो नहीं देना है, बल्कि पैसे ही देने हैं.
If the farmer failed to pay tax in time, then his land would be confiscated. और अगर कोई फार्मर समय पे रेवेन्यू यानी कि टैक्स नहीं दे पाया तो उससे उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी. The British system of land revenue collected differed from place to place, which led to exploitations of all farmers. और इसके वजह से क्या हुआ, हर एक फार्मर को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ने लगी. मतलब ये लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ने लाई, ये हमारे इंडियन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं साबित हुई. बहुत ही बुरा उसका असर हमारे फार्मर्स पर होने लगा. नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम. कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट. किसके रिजल्ट? न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम. ये जो नई लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश ने बनाई, उसका असर क्या हुआ लोगों पर, वो हम देखेंगे. There were undesirable effects of the new land revenue system on the rural life. For payments of taxes, Indian farmers started selling the crops at whatever price it received. और क्या हुआ, ये ब्रिटिशर्स ने टैक्स कंपलसरी किया कि चाहे बारिश आए, कुछ भी हो फार्मर्स ने टैक्स देना है. तो उसके वजह से क्या हुआ, ये बेचारे फार्मर्स को कम से कम पैसे भी अगर मिल रहे हैं, उनको नुकसान भी हो रहा है, तो भी उन्होंने क्या किया, अपने क्रॉप्स, अपने फसल बेचना शुरू किए. जो भी रकम उनको मिलती है, उस रकम में, उस पैसे में क्रॉप्स बेचना शुरू किया. मतलब लॉस में. ब्रिटिशर्स के डर से, उनको ये डर था कि कहीं उनकी ज़मीन उनसे छीन ली ना जाए, इसलिए उन्होंने कम कीमत में अपने ग्रेन्स बेचना शुरू किया. The merchants and brokers started purchasing their goods at minimum rate. At certain times, the farmer had to mortgage his land to the money lender for arrangement of money to pay the tax. और कई बार फिर क्या हुआ, ये टैक्स देने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो ये फार्मर लोग अपनी ज़मीन गिरवी रखने लगे. जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनके पास अपनी ज़मीन गिरवी रखकर पैसे लेते थे और फिर टैक्स भरते थे. ऐसा भी उनको करना पड़ा. फार्मर्स बिकेम बैंकक्रप्ट, मतलब कर्जदार बन गए फार्मर्स. इन केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन, द फार्मर हैड टू सेल हिज लैंड. और फिर वो लोन लेने लगे ज़मींदारों से. तभी तो बैंक्स नहीं थे, लेकिन ये पैसे वाले ज़मींदार, वतनदार होते थे, जिनके पास बहुत पैसा होता था. तो उनके पास से ये फार्मर लोग उधार कर्जा लेते थे अपनी ज़मीन गिरवी रखकर. और अगर समय पे उन्होंने उनका कर्जा वापस नहीं दिया, तो वह ज़मींदार और वतनदार क्या करते थे, उनकी ज़मीन, फार्मर्स की ज़मीन उनसे छीन लेते थे. द फार्मर वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय द गवर्नमेंट, ज़मींदार, मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स. और सभी जगहों से फार्मर का क्या हुआ, बहुत ही बुरा हाल हुआ. टैक्स ना भरा तो ब्रिटिशर्स ज़मीन लेंगी. अगर कर्जा निकाल के टैक्स भरो तो ज़मींदार, वतनदार कर्जे के लिए उनके पीछे पड़ते थे, वो उनकी ज़मीन छीन लेते थे. हाँ, इस तरीके से सब तरफ से फार्मर्स के बहुत ही हाल हुए. ये जो न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिशर्स लोगों ने लाया, उसके वजह से. ओके.